हे एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MySQL के बारे में। MySQL डेटाबेस। अब MySQL क्या चीज़ है? आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमने डेटा था फाइल्स में स्टोर किया था एंड वो कुछ इस तरीके से दिखता था, राइट? ये है आपका जो हमने डेटा स्टोर किया था, वो कुछ ऐसा दिखता था। एंड इसको हम अगर मैनिपुलेट भी करते, अगर किसी और तरीके से भी स्टोर करते, तो हम क्या कर सकते थे कि कॉमा सेपरेट करके इसको स्टोर कर लेते हैं, तो इसको एक्सेल शीट में बाद में पढ़ सकते थे। बट क्या हम इसमें क्वेरीज चला सकते हैं? क्या हम ऐसा सर्च कर सकते हैं कि भाई कौन सा यूजर है जिसका ईमेल एड्रेस ये है? तो जो ये कन्वेंशनल जो तरीका है, जो हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका था फाइल्स में हम स्टोर करते थे डेटा को, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक डेटाबेस सिस्टम बनाया। अब उसका एक एग्जांपल है MySQL। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे हम डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं और ये इंटरनेट में जितनी वेबसाइट्स हैं उनमें मेजॉरिटी में ये यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री है। MySQL जो है वो एकदम फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एंड ये काफ़ी तेज़ और रिलायबल भी है। इसको बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो भी यूज़ करती हैं, चाहे वो फेसबुक ही क्यों ना हो। एंड आप MySQL की साइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कौन कौन से इनके कस्टमर्स हैं, यानी कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो MySQL का यूज़ करती हैं। तो MySQL का इतना यूजेज आया क्यों? पहला जो चीज़ है कि हमारे पास जो फाइल्स में स्टोर करने का तरीका था वो रिलायबल नहीं था। फाइल अगर एक फाइल करप्ट हो गई तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते और सारा का सारा डेटा चला जाता हमारा। और हम क्वेरीज नहीं चला सकते कि हम, जैसे अभी मैंने सर्च का बताया कि हम आपको अगर आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है तो कैसे करते। तो इस तरीके से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जो कि हमने एक डेटाबेस सिस्टम बना के ओवरकम कर दिए। तो MySQL एक डेटाबेस सिस्टम है एंड ये स्मॉल हो या लार्ज हो सारी एप्लीकेशन के लिए ही परफेक्ट है। अभी जो इसका जो डेवलपमेंट है वो ओरेकल कॉर्पोरेशन संभालता है क्योंकि ओरेकल ने खरीद लिया था। एंड MySQL से भी जो और ज़्यादा रिलायबल उसका एक फॉर्क है जिसका नाम है MariaDB। तो MariaDB MySQL से थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस में आता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड दोनों ही, क्योंकि MariaDB भी MySQL से ही निकला हुआ है, तो वो भी जो MySQL का लैंग्वेज है वो समझता है, यानी सेम दोनों SQL फॉलो कर सकते हैं। SQL का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज है जो हम डेटाबेस सिस्टम पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इसका ओवरव्यू देखते हैं कि डेटाबेस और टेबल्स वगैरह दिखती कैसे हैं। तो मैं यहाँ पर, आपको याद होगा कि हमने जब XAMPP इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर हमने अपाचे और MySQL दोनों में टिक किया था। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने अपना XAMPP खोला है। तो आप यहाँ पर MySQL को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम अपाचे स्टार्ट करते थे वैसे ही MySQL को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया तो ये MySQL जो है अपने एक सर्वर पे रन करना शुरू कर देगा। तो उस सर्वर पर ही हमें सारी क्वेरीज भेजनी है। अब जैसे अपाचे हमारा पोर्ट 80 पर सुन रहा है और 443 पर सुन रहा है, तो MySQL जो है वो डिफॉल्ट पे 3306 पे सुनता है। मैं इसको एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ सो दैट ये इस पोर्ट पर रन कर सके। अगर आपकी कोई और एप्लीकेशन इस पोर्ट पे रन कर रही है तो ये MySQL क्रैश हो जाएगा और वो फिर नहीं चल पाएगा। सेम ऐसे ही जैसे अपाचे के लिए भी होता है कि अगर आप स्काइप पे पहले बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट था वो सेम होता था तो अपाचे में दिक्कत आती थी। तो ये अगर आपका ग्रीन आ गया जैसे यहाँ पर, तो अगर ये ग्रीन आ गया इसका मतलब MySQL रेडी है। इसको अब आप मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्रोम पर, क्योंकि हम पहले ओवरव्यू समझेंगे कि एक MySQL डेटाबेस कैसा दिखता है या फिर कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, यानी GUI बेस्ड है। तो मैं इसमें खोलने वाला हूँ लोकल होस्ट एंड लोकल होस्ट के आगे आप लिखेंगे /php my admin। आपको एग्जैक्टली ये लिखना है क्योंकि ये XAMPP के अंदर ये एक कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर था php my admin जिसके थ्रू आप डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको खोला है। लेट अस सी इतना टाइम क्यों ले रहा है। और ये खुल गया है। मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आपको डिफॉल्ट जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका php my admin का। अब ये नीचे मुझे बता रहा है कि यहाँ पर एक नया वर्जन अवेलेबल है और आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जब मैं इस मेन्यू को, यानी यहाँ पर एक बटन है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा एरो को, तो लेफ्ट में एक मेन्यू खुलकर आएगा। तो मैं वो मेन्यू खोल लेता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो आपके डेटाबेसेस थे वो कौन कौन से बने हुए हैं यहाँ पर।
कुछ डेटाबेसेस जो हैं वो बाय डिफॉल्ट बने हुए ही आते हैं जो कि MySQL को खुद यूज करने होते हैं। एंड अब नए डेटाबेस आप खुद बना सकते हैं। अब डेटाबेस का मतलब ये है कि भाई डेटाबेस एक तरीके से ग्रुप है, उस ग्रुप में आप अपनी नई टेबल्स ऐड कर सकते हैं। एंड टेबल्स में क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स। तो ये एक तरीके से डेटा को स्टोर करने का तरीका है कि आप एक एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में एक एक टेबल में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड मल्टीपल टेबल्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दो या उससे ज्यादा टेबल्स के बीच में भी आप एक क्वेरी कॉमन चला सकते हैं जिसमें वो दोनों टेबल्स जो रिलेटेड हों। तो ये सारा हम सीखेंगे कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है एंड किस तरीके से PHP का कोड लिखना है कि हम ये सब मैनेज कर पाए। तो पहले हम इसको इंटरफेस के थ्रू समझ लेते हैं, इसी इंटरफेस के थ्रू, कि कैसे डेटाबेस वगैरह दिखते हैं और कैसे हम उन पे काम करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटाबेसिस का मेन्यू है, राइट। तो आप इस मेन्यू को यूज करेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे डेटाबेसिस पर, तो यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन के बाद यहाँ पर लिस्ट आई है कि कौन कौन से डेटाबेस ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप अपना एक डेटाबेस खुद का बना सकते हैं। आप यहाँ पर नेम लिखेंगे उसका। तो नेम आप लिख सकते हैं जो भी आपका मन हो। लेट्स से हम एक सैंपल डेटाबेस बना रहे हैं तो मैं उसका नाम रख रहा हूँ सैंपल। उसके बाद जो है यहाँ पर ये उसका टाइप पूछ रहा है, यानी कोलेशन कौन सा चाहिए आपको। अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि कोलेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब इसके अंदर ना रूल्स होते हैं कि किस तरीके से डेटा सॉर्ट होएगा और किस तरीके से कंपैरिजन वगैरह के जो ऑपरेशंस है वो होंगे और कौन कौन से कैरेक्टर आप यूज करने वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट लैटिन 1 पे जो है ये आपका कैरेक्टर सेट है जो हम इंग्लिश वाला यूज करेंगे। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो UTF-8 भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही है, और लैटिन वाला भी चलेगा। इसमें जो भी और ऑप्शंस हैं, कुछ कोरियन लैंग्वेज के हैं, कुछ और जितने भी आपके नॉन लैटिन लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से बने हुए हैं। तो आप लैटिन 1 पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट बटन दबाऊंगा तो मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया। डेटाबेस सैंपल हैज बीन क्रिएटेड। अब मैं इसको, आप देख रहे हैं कि ये मेरा डेटाबेस सैंपल जो है यहाँ पर लेफ्ट मेन्यू में सिलेक्टेड है। और यहाँ पर अब ये कह रहा है कि नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, मतलब अभी तक कोई भी टेबल नहीं है। तो अब आप यहाँ पर टेबल्स बना सकते हैं कि भाई आपको एक टेबल चाहिए, उसके अंदर कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं, आप उस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने एक भी कोड का एक भी वर्ड यूज नहीं किया, मतलब कहीं पे भी इसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ये पूरा का पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू मैं कर रहा हूँ जो मुझे प्रोवाइड करता है PHP My Admin। तो PHP My Admin एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एंड डेटाबेसेस को मैनेज करने में काम आता है। तो अब मैं यहाँ पर एक और टेबल ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से मैं एम्प्लॉय नाम का एक टेबल ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं एम्प्लॉयज की डिटेल रखूंगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ EMP एंड कॉलम्स इसमें मैं रख देता हूँ अभी बाय डिफॉल्ट 4 ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पर राइट में आप देखेंगे बटन है जिसका नाम है गो। मैंने गो बटन क्लिक किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बड़ा सा फॉर्म सा है जिसमें 4 रोज हैं। एंड वो जो मैंने 4 कॉलम्स चूज किए थे उन चारों कॉलम्स के नाम पूछ रहे हो कि कॉलम का आपको नाम क्या देना है। फिर उसका टाइप है कि किस टाइप का वो उसमें डेटा आप स्टोर करना चाहेंगे। थर्ड जो कॉलम है वो सबसे मेन है कि आप उसमें कितनी लेंथ की वैल्यू स्टोर करने चाहते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको एक टेक्स्ट स्टोर करना है तो वो टेक्स्ट में कितने लेटर्स आप स्टोर करेंगे मैक्सिमम, वो ये पूछ रहा है। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, तो हम नन कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करके आप ऑप्शन जो आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि आप नल कर सकते हैं उसको, यानी ब्लैंक, और करंट टाइम स्टैम्प, यानी जिस टाइम पे अपडेट हो उस टाइम स्टैम्प को भी आप नोट कर सकते हैं उसमें। टाइम स्टैम्प आपको पता ही होगा, हमने PHP में बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। उसके बाद सेम वही कोलेशन, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स कि आपको किस तरीके से रखना है, कि भाई बाइनरी होगा यानी 0 या 1 स्टोर करने वाले हैं, अनसाइंड मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करेंगे। उस तरीके से आप इसमें एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप पूछ रहे हैं, ये इसमें नल का एक कॉलम है, उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो मैंने चेक कर दिया इसको, इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट नल होगा। जो अगला जो कॉलम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है फ्यूचर में अगर आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे तो इंडेक्स का क्या मतलब है। सी MySQL मैंने जैसे बताया था एक डेटाबेस सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है जो डेटा को मैनेज करेगा। एंड जब मैनेज करेगा तो उसमें सॉर्ट करना होगा डेटा को, उसमें नए डेटा को स्टोर करना या पुराने डेटा को अपडेट करना या डिलीट करना, ये सारे
फीचर्स भी उसमें होंगे। तो जब आप एक कोई पर्टिकुलर रो को क्वेरी करते हैं कि आपको इसी एक पर्सन का डेटा चाहिए इस टेबल में से, तब वो पूरा सॉर्टिंग और ये पूरे एल्गोरिथम लगते हैं कि तब जाके वो फटाफट आपको रिजल्ट में देता है। तो वो जो स्टोर करने का जो एक बेसिक रूल होता है ना कि एक टेबल में इस तरीके से ही मैं डेटा स्टोर करूंगा, वो सारा आप इंडेक्स के थ्रू बताते हो, सो दैट आपका जो डेटा का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। आपका डेटा कभी भी करप्ट नहीं होगा और उसकी इंटीग्रिटी फेल नहीं होगी। तो इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे पहला जो है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब है कि अगर इस कॉलम को आप प्राइमरी बना देते हैं तो जो भी आप डेटा इसमें स्टोर करेंगे वो एग्जैक्टली एक ही बार स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसमें आप स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है उसकी क्लास में, राइट? तो एक रोल नंबर से एक ही स्टूडेंट का अटेंडेंस या फिर उसका रिकॉर्ड मैनेज होता है। मतलब कोई भी 2 स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका रोल नंबर सेम हो एक ही क्लास के अंदर, राइट? तो वो जो रोल नंबर है वो एक प्राइमरी की है। आप ये जो की वाला जो वर्ड है, ये वर्ड आप माइस्क्यूएल में हमेशा सुनेंगे ही। की डीबीएमएस में एक ऐसा फील्ड होता है जिससे आप डेटा को सॉर्ट करते हैं। अब अगर आप रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर 1 से लेके बढ़ते हैं और एक एक करके बढ़ता जाता है, राइट? तो वैसे ही ये जो इंडेक्स है, प्राइमरी इंडेक्स का मतलब है कि अगर एक बार आपने एक चीज डाल दी तो उस की में, जैसे प्राइमरी और आपके पास यूनिक है, तो प्राइमरी और यूनिक दोनों ही सेम फंक्शनैलिटी देते हैं कि एक बार अगर एक आपने वैल्यू डाल दी है इसमें तो दोबारा वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जैसे एक बार अगर आपने स्टूडेंट का रोल नंबर 16 वाले का रो भर दिया है तो आप फिर से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं ऐड कर सकते जिसका रोल नंबर फिर से 16 हो। तो ये यूनिक और प्राइमरी दोनों का सेम प्रॉपर्टी है। बस प्राइमरी में इतना डिफरेंस है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी कॉलम होता है एंड वो उसको डिफाइन करता है कि मतलब जिस टेबल का प्राइमरी कॉलम कुछ है वो उसका एकदम एक हाईलाइटिंग फीचर बनता है कि इस टेबल को आप हमेशा इसके थ्रू पहचान सकते हैं कि ये इसका प्राइमरी कॉलम है। यूनिक कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर की है तो आप जैसे रोल नंबर्स भरे थे स्टूडेंट्स का, वैसे एम्प्लॉयज का भी एक एम्प्लॉय कोड भरेंगे तो वो भी एक यूनिक कॉलम हो गया। दूसरा आप हो सकता है कि उनका ईमेल एड्रेस भी असाइन करें उन सबको, सो दैट उनका एड्रेस कुछ ऐसा हो जाए abc@कंपनी का जो भी नाम है, तो वो ईमेल एड्रेस भी यूनिक हो सकता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूनिक कॉलम्स भर सकते हैं। तो ये इंडेक्स उसको बताता है। जो थर्ड है आपका, सिर्फ जो इंडेक्स लिखा हुआ है, तो ये एक नॉन यूनिक इंडेक्स है। इसमें आप नॉन यूनिक यानी नॉन डिस्टिंक्ट वैल्यूज इसमें भर सकते हैं। इसको सिर्फ यूज करने का एक ही तरीका है कि मतलब इसको सिर्फ यूज करने का एक ही रीजन है कि आप चाहते हैं कि इस कॉलम के थ्रू आपकी जो क्वेरीज हो थोड़ी फास्ट हो जाए। तो माइस्क्यूएल क्या करेगा, अपने जो मेमोरी का कैश है उसमें इसका इस इंडेक्स को एक्चुअली में स्टोर करेगा सो दैट जो क्वेरीज हो आपकी फास्ट हो जाए। अब जो फुल टेक्स्ट है, फुल टेक्स्ट इंडेक्स थोड़ा सा अलग होता है। फुल टेक्स्ट इंडेक्स भी होता तो इंडेक्स जैसा ही है, लेकिन ये मैप्स बनाता है। मैप्स बनाता है का मतलब है कि जो भी आप इस वाले कॉलम में डेटा स्टोर करेंगे वो सारे कीवर्ड्स वगैरह को एक तरीके से इस तरीके से स्टोर करता है सो दैट अगर आप उसमें सर्च रिजल्ट्स वगैरह बना रहे हो, अगर आप क्वेरीज अपना कोई भी फ्रेज सर्च कर रहे हो उस कॉलम के अंदर, तो वो उसमें हेल्प करता है एंड वो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। इसका बहुत आम उपयोग होता है जब भी आप कोई ऐसा कॉलम बना रहे हो जिसमें आप सर्च यूज करेंगे। तो वो जो आपका वेबसाइट का जो फीचर है सर्चिंग वाला, वो इससे आप ज्यादा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो सबसे लास्ट वाला है, स्पेशियल वाला जो है आपका इंडेक्स, उसका बहुत ही पर्टिकुलर यूज है। वो जियो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना आपके, जैसे शेप्स वगैरह हो गए, तो उन सब का इंडेक्स बनाने में आपका हेल्प करता है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट मैं एक लाइन में इसको समराइज करूंगा कि स्पेशल इंडेक्स जो होता है वो, जैसे बाकी सारे इंडेक्स तो आप 1D में अगर आप कर रहे थे स्टोर बाइनरी ट्री की फॉर्म में, जो स्पेशल इंडेक्स है वो 2D यानी सेकंड डायमेंशन में आ जाता है। तो इस पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे अगर डेटाबेस को यूज करेंगे या फिर आप मैनेज करेंगे तो आपको इसको यूज करना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसका बहुत अच्छा यूजेज है कि ये बहुत हाई परफॉर्मेंस ग्राफ्स बनाने में काम आता है। अब ग्राफ और ट्रीज जो अभी मैंने जो 2 वर्ड बोले हैं उन पे आप ज्यादा फोकस ना करें। आप बस ये समझिए कि अभी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हम प्राइमरी यूनिक ही यूज करने वाले हैं, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ता हूं मैं, जो है एआई। एआई का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस डेटाबेस का।
कि भाई एक कॉलम आप ऐसा भी तो बना सकते हैं ना जिसमें ऑटोमेटिकली वो उसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाए जब भी मैं एक नई रो डालूं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप ऑर्डर मैनेज कर रहे हो किसी ई कॉमर्स साइट के, चाहे आप कस्टमर्स मैनेज कर रहे हो, आप चाहेंगे कि हर एक टेबल में ना एक ऑटो इंक्रीमेंट वाला कॉलम हो। रीजन भी कि आपको पता नहीं कि यार हो सकता है कि जैसे नेम कोई जरूरी नहीं है कि यूनिक हो लोगों का, राइट? नेम यूनिक नहीं हो सकता है लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक ना हो। एंड ये भी तो हो सकता है कि आपके पास कोई और ऐसा कॉलम ही ना हो जिसमें आप यूनिक कोई एट्रीब्यूट स्टोर कर सके किसी यूजर का। तो उस केस में ना हम ऑटो इंक्रीमेंट वाला यूज करते हैं कि आपने एक इंटीजर ले लिया, आप बस डेटाबेस में लाइन वाइज स्टोर करने के लिए उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे डाल रहे हैं कि भाई पहला रिकॉर्ड आपने सेव किया तो 1 नंबर पे स्टोर हुआ, फिर 2 पे स्टोर हो गया अपने आप ही, 3 पे हो गया, 4 पे हो गया, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा एंड वो आपका डेटा स्टोर करता जाएगा। एक चीज आप याद रखें कि किसी भी कोई भी आप अगर टेबल बना रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट एक यूनिक या एक प्राइमरी कॉलम तो आप रखे ही रखें, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमेशा। एंड चाहे आप कोई सी भी क्वेरी लगाएं, चाहे सेलेक्ट हो या अपडेट हो, ये सारी क्वेरीज हम अभी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो इन सब के बारे में आपको ये हेल्प करेगा, ये इंडेक्स अगर आप इसमें स्टोर कर देते हैं। आगे और कुछ कॉलम्स हैं, आप चाहें तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं गूगल करके, अभी हम हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में आता है आपका स्टोरेज इंजन। तो स्टोरेज इंजन में ना आपको किस तरीके से इस टेबल को स्टोर करना है उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड अब ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कब कौन सा काम आएगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो इनोडीबी है, ये इससे आप टेबल को लॉक भी कर सकते हैं। मतलब इसमें फीचर है, ये जो आपका स्टोरेज वाला जो इंजन है, हर एक स्टोरेज इंजन के कुछ फीचर्स होते हैं कि किसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, यानी कुछ की लिमिटेशंस भी हैं एंड कुछ में परफॉर्मेंस के इश्यूज भी हैं कि भाई अगर आप ये वाला यूज करेंगे तो आपकी ये क्वेरी ज्यादा बेटर चलेंगी। तो उस हिसाब से आप स्टोरेज इंजन के बारे में पढ़ सकते हैं, इनोडीबी हो चाहे मेमोरी हो चाहे माई आईएसएम हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्टोरेज इंजन के बारे में पढ़ सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट है इनोडीबी रहने देते हैं हम। एंड अब हम यहाँ पर नेम डालते हैं। तो हम क्योंकि एम्प्लॉयज का बना रहे हैं तो पहला तो मैं एक आईडी बना लेता हूँ कि जिसमें हम एम्प्लॉयज की आईडी स्टोर करेंगे, यानी ऑटोमेटिकली एक नंबर है जैसे एक्सेल शीट में लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं ना, सेम वैसे सीरियल नंबर्स हम एक कॉलम में स्टोर करेंगे। तो मैं इसको इंटीजर ही रहने देता हूँ। हाँ, टाइप्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए, इंटीजर है। अब जैसे अब मैं कर्सर लेके गया तो आपके सामने लिखा आ रहा है कि ये इंटीजर क्या करेगा, 4 बाइट में स्टोर करेगा और इसकी रेंज जो है वो आपके सामने लिखी आ रही है कि कितनी से कितनी होगी। और अगर आप इसको अनसाइंड कर देते हैं तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 4 बिलियन के आसपास कुछ हो जाती है। तो उसके बाद आपके पास वॉरकैर। वॉरकैर एक वेरिएबल लेंथ का है कि उसमें कितना आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कोई भी टेक्स्ट आपको अगर स्टोर करना है तो आप इसमें करेंगे, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। एंड जो नेक्स्ट है टेक्स्ट कॉलम, वो भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट से ज्यादा प्रेफरेंस जो है हमारी वो वॉरकैर को जाती है। उसके बाद अगर आपको डेट स्टोर करनी है स्पेसिफिकली तो आप डेट स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, जो डेट है, डेट कैसे भी आप लिखें उसको आप सेम चीज को आप वॉरकॉर में भी लिख सकते हैं ना, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें भी आप डेट स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका टाइप डेट बना देंगे तब वो डेट के हिसाब से MySQL आपको सॉर्टिंग करने में भी हेल्प करेगा। तो इसके लिए हम स्पेसिफिकली डेट यूज कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेट ही स्टोर करना है। तो न्यूमेरिक के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये सारे ऑप्शंस आपके लिए पढ़ने क्यों जरूरी है? अभी तो आप मान लीजिए एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें 1000 रो होगी, 2000 होगी, दैट्स इट, छोटा सा टेबल होगा, आपका छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। बट जब आप मास स्केल इंडस्ट्री के लिए आपका जब डेटाबेस बना रहे होते हैं तब आपके लिए मेमोरी हर एक जगह इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत सारे ट्वीक्स करने पड़ते हैं। तो आप स्पेसिफिक यूज के हिसाब से अपना इंटीजर का साइज चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंटीजर स्टोर करना है, यानी कितना बड़ा आपका वैल्यू होगी, तो आप उस हिसाब से स्पेसिफिकली सेट कर सकते हैं। आपको बुलियन सेट करना है यानी बुलियन यूज करना है तो बुलियन के लिए आप ये स्टोर कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्ट्रिंग में आपके पास कैर, वॉर कैर है, फिर टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, ये सारे हैं। तो आप अब जैसे आपको इमेजेस वगैरह स्टोर करनी है तो आप ब्लॉब, टाइनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब में भी आप स्टोर कर सकते हैं, यानी डेटाबेस के अंदर ही आप इमेज भी स्टोर कर सकते हैं, इमेज या कोई भी फाइल। एंड उसके बाद आपके पास जो स्पेशल के ऑप्शंस थे वो सारे भी हैं इसमें। तो हम मेजरली अभी इंट या वॉरकेयर ही यूज करेंगे सो दैट आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से क्या चीज काम करने वाली है। लेंथ में इसमें डाल रहा हूँ कि 5, यानी 1 लाख से छोटा होगा। डिफॉल्ट में इसमें नन कर रहा हूँ, नल भी कर सकता हूँ। आगे मैं जाऊंगा इसमें, मैं यहाँ पर इंडेक्स में इसको प्राइमरी बना दूंगा कि भाई हर एक रो में एक सिंगल ऐसा होना चाहिए जो आईडी बनेगा उस एम्प्लॉय की, एंड ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी होए। तो मैंने यहाँ पर इस पर टिक कर दिया। सेकंड कॉलम में मैं उसका नेम स्टोर कर लेता हूँ कि क्या नेम है।
एंड मैं यहाँ पर वॉरचर दे रहा हूँ एंड मैं इसकी जो लिमिट है नेम की वो मैं 30 दे देता हूँ कि 30 कैरेक्टर्स हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं। आगे एट्रीब्यूट्स में आप इसको देना चाहें कुछ तो दे सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नाम जो है वो कॉमन हो सकते हैं। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पर उसका एड्रेस स्टोर कर लेता हूँ। इसको भी मैं सेकेंड ऑप्शन यूज करूंगा एंड यहाँ पर लेंथ लिख देता हूँ 100 कैरेक्टर्स का। एंड जो लास्ट है मैं उसमें एम्प्लॉय कोड स्टोर कर लेता हूँ, तो emp_code मैं इसमें कॉलम का नाम दे रहा हूँ। एंड इसको भी वॉर कैरी स्टोर करूंगा, बट इसका जो लेंथ होगा वो 10 होगा एंड ये यूनिक होगा। इंडेक्स यूनिक, तो मैंने एक प्राइमरी कॉलम बनाया और एक यूनिक कॉलम बनाया। अब मैं कर रहा हूं गो एंड बाकी सारा जो है मेरा वो ऐसे रहेगा और मैं यहां पर कर दूंगा सेव। जब मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो जैसे रिक्वेस्ट कंप्लीट होगा यहाँ पर एक टेबल बना आ गया, emp नाम का टेबल है एंड ये सारा पूरा उसका स्ट्रक्चर आ गया। आईडी पे गोल्डन वाला की लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी है, सिल्वर वाला की है तो मतलब ये यूनिक इंडेक्स है। नीचे अगर आप नोटिस करें तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखाई देगा आपके इस डेटाबेस के बारे में कि ये कितना स्टोरेज स्पेस यूज कर रहा है अभी एंड और क्या क्या इसमें डिटेल है, यानी कब चेक हुआ था या कब लास्ट अपडेट हुआ था, ऐसा कुछ पूरा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपके स्टोरेज का टाइप दिया हुआ है और ये यूनिक है या नहीं है और ये सारे इसमें डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से इंडेक्स हैं आपके। और सबसे ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास चारों कॉलम है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज इनकी। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये सारे थे अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। अभी तक हमने कोड का तो कुछ लिखा ही नहीं। अगर हमें आपको इसमें एक रो इंसर्ट करनी है तो आप रो यहीं से इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको सारा का सारा काम जो है वो कोड से करना है। तो थोड़ा सा आप कोड का स्टार्टिंग हम यहाँ से सीखते हैं कि MySQL में कोड कैसे चलेगा। मैंने जब SQL टैब पे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर अपने आप ही कुछ बना हुआ आ गया, ये कोड लिखा हुआ है। तो ये सारी जो है इनको हम कहते हैं क्वेरीज। क्वेरी यहाँ पर लिखा भी हुआ है SQL क्वेरी है ये। तो अब जब मैंने बाय डिफॉल्ट पे लिखा हुआ था तो मैं अगर इसको ओके कर देता हूँ या सबमिट कर देता हूँ तो ये क्वेरी रन होगी इस डेटाबेस के अंदर। तो अब ये क्वेरी क्या करती है आप देखें, पहला वर्ड है इसका सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है स्टार, स्टार या फिर आप इसको कह सकते हैं मल्टीप्लाई वाला जो साइन होता है आपका एस्ट्रिस्क, ये वो है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम। अब स्टार का मतलब है वाइल्ड कार्ड, यानी सब कुछ ही सेलेक्ट कर लो भाई। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम, मतलब कहां से सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बैकटिक लगा हुआ है, बैकटिक की जो है आपके वो 1 के लेफ्ट में होती है कीबोर्ड्स में और टैब के ऊपर वाली जो की होती है वो होती है। तो ये बैकटिक है, ये बैकटिक्स जो है वो हमेशा आपको दिखेंगे एसक्यूएल में। एंड एसक्यूएल एक तरीके से बहुत डेलिकेट लैंग्वेज है। फीचर वाइज तो इसमें बहुत सारे आप तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका फॉर्मेट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एक अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट या फिर ऑर्डर में अगर आप क्वेरी नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दें कि ये एक बैकटिक है, उसके बाद लिखा हुआ है टेबल का नाम, जो भी आप टेबल से आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर से एक बैकटिक है, बैकटिक के बाद है फिर स्पेस एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर वन। तो अगर मैं वेयर वन को हटा दूं अभी के लिए तो ये इतनी क्वेरी क्या करेगी, ये क्वेरी डेटाबेस सिस्टम को कह रही है कि इस टेबल से emp टेबल से आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट मतलब कि फेच करें यानी उठाएं और फिर दिखाएं। अगर मैं यहां पर इस पे कर दूं गो तो आप देखेंगे कि एम्प्टी सेट आया है मेरे पास। एम्प्टी सेट का मतलब है कि 0 रोज हैं और ये कुछ टेबल का एक फॉर्मेट आ गया है। तो अभी हम वापस चलते हैं एसक्यूएल पे क्योंकि हमने अभी तक डेटा कुछ डाला ही नहीं हुआ, हमारी जो टेबल है वो एकदम ब्लैंक है। तो मैं वापस से जूम करके दिखाता हूं आपको। तो ये था आपका सेलेक्ट स्टार। सेकंड जो क्वेरी है वो है इंसर्ट। इंसर्ट क्वेरी का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसर्ट क्वेरी काम करेगी। इंसर्ट के बाद हमेशा आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इनटू लिखेंगे, उसके बाद आप फिर से टेबल का नाम लिखेंगे। फिर आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि आप ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड अपने कॉलम्स के नेम लिखेंगे कि किस कॉलम में आपको क्या इंफॉर्मेशन भरना है। अगर आप इस पर फोकस करें तो आप ध्यान देंगे कि ये चारों कॉलम के नाम आपने यहाँ लिखे हुए हैं एंड उनके बीच में जो है वो कॉमा लगा हुआ है। तो अगर मैं ये एक कॉलम का हटा दूं नाम, तो अब आप इस क्वेरी से आप लिखना चाहेंगे
कि आप डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ ये 3 कॉलम्स की वैल्यू देने वाले हैं, और फिर आप यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट बंद करके वैल्यूज। याद रखें कि ये सिंगल वैल्यू नहीं है, वैल्यूज। चाहे आपको एक वैल्यू देनी हो, चाहे 10 वैल्यू देनी हो, आप लिखेंगे हमेशा वैल्यूज ही, यानी प्लूरल में। उसके बाद है आपका ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के बाद फिर से आप वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर। अब ये तो आपके दिखाने के लिए इन्होंने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह यूज किए हैं, बट आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको ब्रैकेट्स में जैसे हमारे जो नॉर्मल इन्वर्टेड कॉमास थे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको नेम, जो भी आपको वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है। तो लेट्स से कोई एम्प्लॉय है जिसका नाम है अजय, ये मैंने फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है। फिर आप लगाएंगे कॉमा, फिर आप लिखेंगे एड्रेस। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो सेकंड जो नाम लिखा है वो एड्रेस लिखा हुआ है। तो अब मुझे ये जो है ये ऑर्डर मैच करना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि आप नाम बाद में भर रहे हैं और यहाँ पे आपने नेम पहले लिखा हुआ है, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो सेकंड पे आप लिखेंगे एड्रेस। तो लेट से मैं कोई भी लिख देता हूँ ऐसा रैंडम एड्रेस, सेक्टर 22 नोएडा लिख देता हूँ। उसके बाद है एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड जो होगा वो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एंड अप टू 10 डिजिट्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने वहां पे जब डेटाबेस बना रहा था, मैं टेबल बना रहा था, तब मैंने वहां पर 10 का लिमिट डाला था। तो अभी ये वॉरकेयर है तो मेरे को ऐसे ही इसको स्टोर करना पड़ेगा, यानी जितने भी वॉरकेयर आप लिखेंगे उनको आपको ऐसे ही लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, लेट्स से ये उसका कोड है TR56, ये इस एम्प्लॉय का कोड है, ठीक है। और एसक्यूएल की हर एक क्वेरी के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। ये सिर्फ और सिर्फ PHP माई एडमिन की खासियत है कि आपने जो लास्ट क्वेरी चलाई थी वो बिना उसके चलाई थी और फिर भी चल गई थी। लेकिन अगर आप MySQL को कमांड लाइन पे चलाएंगे तो आपको एरर आएगा ही आएगा। तो आपको आदत डाल लेनी चाहिए कि भाई MySQL की कोई भी क्वेरी आप लिखें, सेमीकोलन जरूर लगाना है लास्ट में। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक जो कॉलम था वो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, जो कि था आईडी। बट मैंने मिस क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी वो खुद बन जाएगा अगर मैं उसको मिस भी करूंगा तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं इसको करूंगा गो। गो जैसी करूंगा मैं, तो आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है 1 रो इंसर्टेड, यानी एक रो मेरी इंसर्ट हो गई है। और जो लास्ट इंसर्ट करी हुई थी मैंने रो, उसका जो आईडी बना है वो 1 बना है। तो अपने आप ही मेरे को MySQL ने बता दिया कि भाई एक नंबर पे हमने आपका रो स्टोर कर लिया है। तो अगर मैं वापस से वो सेलेक्ट वाला कमांड चलाऊं तो अब की बार आप देखेंगे कि जो भी आपका डेटा है टेबल के अंदर वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो अब जब मैंने सेलेक्ट वाला कमांड चलाया तो आप देख रहे हैं कि 1 टोटल है, यानी एक टोटल रो आई है आउटपुट में, और ये है उसका आउटपुट। आईडी में 1, नेम अजय, एड्रेस लिखा हुआ है और EMP कोड लिखा हुआ है। तो यहां तक एकदम समझ आ गया हो आपको? आई होप ये एकदम क्लियर है। अब ये आपको देखने में लग रहा होगा कि एकदम एक्सेल जैसा ही है, राइट? तो एक्चुअल में एक्सेल जैसा ही होगा। आपके जो टेबल्स हैं वो वैसे ही दिखेंगे, रोज होंगे, कॉलम्स होंगे और टेबल्स होंगे, एंड डेटा पे आप ऐसे क्वेरीज चलाएंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। अब ये सारा अभी तक मैं फिर से बता दूं कि अब हमने कोड नहीं यूज किया कहीं पे भी। ये हम कोड का स्टार्टिंग थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन PHP का कोड अभी तक कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ये सारा MySQL का डेटाबेस ही कर रहे हैं। वापस चलें अगर क्वेरी पे, तो अभी तक आपने 2 क्वेरी सीखी है, इंसर्ट वाली और सेलेक्ट वाली। अपडेट करना अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन तो उसके लिए ये क्वेरी है अपडेट। फिर कौन सी टेबल में आपको ये अपडेट कमांड चलानी है, फिर सेट क्या करना है, ये है इसका फॉर्मेट। अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट। आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छा है, साथ साथ बना रहे हैं। तो नहीं बना रहे हैं तो आपको बनाने चाहिए। उसके बाद आपको क्या सेट करना है भाई, लेट्स से मुझे नाम चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम का नेम लिखूंगा जो मुझे एडिट करना है, ठीक है। मैंने लग दिया नेम कॉलम एडिट करना है। अब उसकी नई वैल्यू क्या देनी है, तो मैंने लगाया इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा कि अजय नहीं, उसका नाम है विजय, नॉट दीनानाथ चौहान, सिर्फ और सिर्फ विजय। और आगे के जो लिखे हुए हैं कॉलम एड्रेस वाले, ये सब ये मैं अभी हटा रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही कॉलम एडिट करना है। लेकिन अब इस क्वेरी से क्या होगा कि जितने भी आपके इसमें रोज हैं वो तो सबका नाम ही विजय कर देगा ना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वाले को एडिट करना है? तो अब आता है इसमें कि कंडीशन ऐड करना। MySQL को आप बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ
उस वाली रो का नाम एडिट करना है जिसमें एम्प्लॉय कोड TR58 है। तो मैं यहां लिखूंगा वेयर और आप ये भी ध्यान दे रहे होंगे कि ये केस इनसेंसिटिव है, यानी जो आपका कमांड मैं यूज कर रहा हूं उसमें आप छोटा केस लिखें या कैपिटल केस में लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां लिखूंगा वेयर। अब आपको कंडीशन क्या मैच करानी है कि EMP कोड हो TR58, तो मैं लिखूंगा वही बैकटिक लगा के। जब भी आप कॉलम का नाम लिखें तो आप हमेशा लिखें बैकटिक लगा के कॉलम या टेबल का नाम। जब आप अपना यूजर का स्ट्रिंग लिखें अपना इनपुट वाला, तब उसमें लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब मैं लगा रहा हूं इक्वल टू EMP कोड क्या हो TR58 ये आपने लिखी अपडेट का कमांड। अब मैं करूंगा इसको सेमीकोलन लगाया और मैं यहां पर करूंगा। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है दो, एक है सिमुलेट क्वेरी का कि एक्चुअल क्वेरी आपकी चले नहीं, सिर्फ आपको दिखाए कि अगर ये चल गई तो क्या होगा, और दूसरा है गो यानी एक्चुअल क्वेरी आप चलाएं। तो आप ये अगर कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एंड आपको श्योर नहीं हो आप कमांड के बारे में, तो आप पहले सिमुलेट करो उसको, सो दैट आपको पता चले कि अगर ये क्वेरी चल गई तो क्या क्या होगा। एंड यहां पर है गो का मतलब है कि ये कमांड चला दो। तो मैं श्योर हूं कि मुझे पता है ये कमांड सही है, मैं करूंगा गो किया तो आप देख रहे हैं कि ये 0 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब हमारी कोई भी जो रो थी वो चेंज नहीं हुई। अब क्यों हो सकता है कि ये TR58 कोई एग्जिस्ट ना करता हो, तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या सच में मैंने सही डाला था। मैंने किया क्लिक EMP पर और यहाँ आप डेटा देख रहे हैं ये TR56 था, मैंने जो कोड डाला था वो था TR58 का। तो मैं फिर से SQL कमांड देता हूं, सेम कमांड अपडेट वाला सिस्टम। नेम में मुझे करना है विजय वेयर EMP कोड जो है आपका वो है TR56। आई होप अब की बार मैच कर जाए। और मैंने किया गो एंड ये आ गया 1 रो अफेक्टेड। तो इसने चेक किया MySQL ने कि TR56 किसका मतलब एम्प्लॉय कोड कौन सी रो का है, उसमें जो है इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब हम अगर करें वापस से ब्राउज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम जो है वो विजय आ गया है, EMP कोड वही है, बाकी सारा वैल्यू वही है, सिर्फ जो नेम था वो विजय आ गया। आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर हो चीजें, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेरी आपको PHP में भी लिखनी होगी, साथ में बस थोड़े फंक्शन वगैरह यूज करने होंगे। तो ये क्वेरी अगर आपको समझ आ गई तो PHP के फंक्शन तो आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो ही जाएंगे। अपडेट के बाद है यहाँ पर डिलीट कमांड। डिलीट करने के लिए आपको सिंपल लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और फिर कंडीशन की कौन सी रो डिलीट करनी है। अगर आप वेयर में 1 लिख देंगे, 1 का मतलब होता है ट्रू। अब हम बुलियन तो अच्छे से समझ ही गए, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 इज फॉल्स 1 इज ट्रू। तो अगर जो आपका बाय डिफॉल्ट हर जगह जैसे सेलेक्ट में 1 आ रहा था वेयर 1, तो वो उसका मतलब यही है कि कोई कंडीशन नहीं है भाई, सारी चीजें ही सेलेक्ट कर लो। अगर मैं डिलीट में लगा दूं वेयर 1, तो पूरी की पूरी टेबल की जितनी भी रोज हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी, जो कि आप नहीं चाहते हो। मतलब गलती से भी आप ये कभी मत लिख देना बिना सोचे समझे। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज नहीं करना। तो अब आपने ये क्वेरी अगर चला दी तो मेरी जो टेबल है वो पूरी पूरी खाली हो जाएगी, यानी सारी रोज उसमें से डिलीट हो जाएंगी। तो मैं वेयर में 1 नहीं लिख के मैं कंडीशन लिख देता हूं कि जो आपका नेम है वो विजय होना चाहिए। विजय को आप डिलीट कर दो एम्प्लॉइज से, विजय ने ऑफिस छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा गो। अब ये मुझे दोबारा से पूछ रहा है भाई क्या सच में आपको ये डिलीट क्वेरी चलानी है, क्योंकि डिलीट PHP माई एडमिन को भी पता है कि भाई ये खतरनाक क्वेरी हो सकती है, इसलिए वो दोबारा से कंफर्म कर रहा है। अब एक चीज जो मैंने मिस करी यहाँ पे वो था सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया। अब क्योंकि मुझे पता है ये PHP माई एडमिन है तो एक लाइन के लिए वो खुद सेमीकोलन ऐड कर लेगा, तो मैंने किया ओके। ये इसने एक रो अफेक्ट हो गई। अब मैं अगर फिर से ब्राउज करूं तो भाई ब्लैंक है, एम्प्टी सेट आएगा, सारी की सारी जो चीजें थी वो डिलीट हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूं फिर से SQL चलाता हूं और इंसर्ट कमांड यूज करता हूं। ठीक है, आईडी में फिर से हटा रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो कि अभी आप समझेंगे। मैं यहां पर फिर से नेम में लिख रहा हूं विजय, एड्रेस में मैं लिख रहा हूं रोहिणी, एंड EMP कोड में मैं फिर से TR56 ही लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने लगाया सेमीकोलन और मैं कॉपी करके फिर से इसको पेस्ट करता हूं न्यू लाइन में।
मैं चाहूं तो इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकोलन का मतलब है कि क्वेरी खत्म हो गई, सेम पीएचपी के जैसे ही है। तो अगर आपको मल्टीपल क्वेरी चलानी है तो आप ऐसे चला सकते हैं। तो अब मैं इसमें सेकंड वाले में क्या कर रहा हूँ, अजय कर रहा हूँ, एंड एड्रेस इसका मुंबई डाल लेते हैं, सारे दिल्ली के थोड़ी होंगे। एंड एम्प्लॉय कोड में अगर मैं 56 ही डालूं तो ये आपके हिसाब से एरर आना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हमने यूनिक इंडेक्स सेट किया था। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। मैंने इसको यहाँ पर किया गो, एंड अब आप देखते हैं यहाँ क्या आता है। यहाँ पर कुछ रेड कलर का एरर है, क्यों? ये कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री TR56। तो इसका मतलब आप डुप्लीकेट एंट्री इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये यूनिक कॉलम है। तो आपको एम्प्लॉय कोड जो है वो एकदम यूनिक रखना पड़ेगा। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम देखते हैं कि अभी क्या सीन है टेबल पे। मैंने कॉपी कर लिया वो कोड। अब जो आपका एक था वो तो घुस गया है, यानी एक जो कमांड थी वो तो चल गई है, दूसरी वाली में एरर आया था। नोटिस करने वाली चीज ये है कि आईडी हो गया 2। आईडी 2 कैसे हो गया यार? आईडी तो स्टार्टिंग में 1 होना चाहिए था। तो अब ये आप समझें कि जो MySQL है वो हर एक डेटाबेस की हर एक टेबल के लिए जिनमें भी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो ना ऑटो इंक्रीमेंट का एक फ्लैग स्टोर करके रखता है अपने पास, सो दैट उसको पता रहे कि जब अगली रो हम ऐड करें तो कितना नंबर आईडी में डालना है। तो जब हमने फर्स्ट टाइम एक रो जो डाली थी, हमने जो अजय डाली थी फिर विजय करा था और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया था, तो वो जो ऑटो इंक्रीमेंट वाला आईडी था ना वो तो 1 की जगह 2 पे पहुंच गया था। तो अब की बार उसने 2 ऐड करा है, अब वो बाय डिफॉल्ट 3 पे पहुंच गया होगा। चाहे आप पुरानी वाली डिलीट कर दो, जब तक आप उस फ्लैग को चेंज नहीं करोगे तब तक वो ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी वहीं पे स्टोर रहेगी जो अपने आप हुई थी बढ़ के। अब अगर मैं फिर से एसक्यूएल चलाऊं तो अब की बार मैं वो चीज जब करूंगा तो विजय के लिए नंबर 3 आ जाएगा। कंडीशन क्या है कि मेरे को ये कोड जो है चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कोड 57 कर लेता हूँ, एक मैं 58 कर लेता हूँ, एंड जो नेम है वो सही सेट करा ही हुआ है, बस यहाँ पे कुछ नया नाम दे देते हैं, संजय दे देते हैं। एंड अब मैं इसको कर रहा हूँ गो किया तो आप देख रहे हैं कि एक एक रो इंसर्ट हुई है और रो की आईडी भी 4 और 5 आई है। अब जब आप इसको ब्राउज करेंगे तो आप देखेंगे 3 मिस हो गया। 3 मिस क्यों हुआ? क्योंकि 3 को उसने डालने की कोशिश करी थी लेकिन उसमें एरर आ गया था। तो जो ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी थी वो तो अपने आप एक आगे बढ़ गई। तो ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो फ्लैग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डिलीट वगैरह कुछ कर रहे हैं तो आप एक टाइम पे उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं अपने आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है अभी और आपको क्या क्या रखना है अगली कमांड के लिए। तो आप अगर इसी वाली मेन्यू में ब्राउज स्ट्रक्चर से आगे अगर जाएं तो आपको यहाँ दिखेगा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस पे अगर क्लिक करेंगे तो उस टेबल के बारे में डिटेल्स दिखेंगी आपको। अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें जूम आउट कर देता हूं, तो आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारे कि क्या क्या करना है। रीनेम करना है टेबल को, टेबल में कमेंट डालने हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट कहां पर है भाई, 6 पे है अभी। आपको अगर इसको ऑल्टर करना है तो आप कर सकते हैं। रो का फॉर्मेट क्या है ये आप चेक कर सकते हैं, एंड कॉपी वगैरह के ऑप्शंस है आपके पास कुछ अगर आपको करने हैं तो। और मेंटेनेंस में भी बहुत सारी है कि आपको चेक करना है, एनालाइज करना है कि टेबल कहीं करप्टेड तो नहीं है या कुछ ऐसी एंट्रीज तो नहीं है जो आपकी जो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको वायलेट करे। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब है जैसे है तो भारी वर्ड, बट इंटीग्रिटी का मतलब है जैसे आपने वो एक लगाया था ना यहाँ पर कि यूनिक कॉलम होना चाहिए या प्राइमरी कॉलम होना चाहिए, तो वो एक तरीके से कॉन्स्ट्रेंट है कि आपने एक रूल बनाया। अब वो रूल कहीं फेल तो नहीं हो रहा, उसको कहते हैं आप एनालाइज करना या फिर चेक करना या रिपेयर करना उसके बाद। तो ये सारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट की वायलेशन ना हो कहीं पे, वो चेक करने के लिए आपके पास मेंटेनेंस की चीजें हैं। डिलीट करनी है तो ये ट्रंकेट और ड्रॉप है। अब इनके बारे में भी हम दोनों की अभी बात करेंगे कि ट्रंकेट और ड्रॉप का क्या मतलब है। हालांकि डेफिनेशन तो जो मैं बोलने वाला हूँ वो इसने शॉर्ट वर्ड्स में यहाँ पे लिख ही रखा है। ट्रंकेट का मतलब है टेबल खाली कर दो, यानी जितनी भी रोज है उड़ा दो, टेबल का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा। ड्रॉप का मतलब है कि टेबल डिलीट कर दो, यानी उसका स्ट्रक्चर भी उड़ा दो और डेटा भी उड़ा दो। तो एज सिंपल एज दैट, आगे हमें दोबारा बात करने की जरूरत ही नहीं, आप समझ ही गए होंगे। ट्रंकेट अगर आप कमांड चलाएंगे तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ट्रंकेट कमांड से आपकी टेबल जो है वो एकदम खाली हो जाएगी, सारी रोज डिलीट। ड्रॉप अगर कमांड यूज करेंगे तो आपकी टेबल पूरी उड़ा दी जाएगी, डेटा भी गया और स्ट्रक्चर भी गया, यानी जो आपने कॉलम्स वगैरह स्टोर कर रहे थे कि 4 कॉलम है 5 कॉलम, आपका वो पूरा साफ। तो एसक्यूएल पे आप अभी जो हमारे पास इतना ही ऑप्शन है। हाँ, एक और चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ।
तो आपको PHP में जब हम कोड करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि हमने यहीं पे सारा प्रैक्टिस कर लिया है कैसे क्या काम कर रहा है। अब ये देखिए मजे की बात, आपने यहाँ पर 2 बार इंसर्ट वाली पूरी कमांड लिखी, राइट? लेकिन MySQL में आपके पास एक बेनिफिट है, आप ना इंसर्ट वाला एक ही बार लिखो, वैल्यूज में आप मल्टीपल दे दो सीधा सीधा। तो अब मैं आपके सामने वो करके दिखाता हूँ। आई होप आपको विजिबल पूरा है, मैं इतना ही जूम कर पा रहा हूँ, अदरवाइज वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। आपको सिंपली जैसे हमने ये एक वैल्यूज लिखा है ना, सेम टू सेम वैसे ही आपको मल्टीपल वैल्यूज लिखनी है कॉमा लगाकर। तो मैं ये चीज पूरी डिलीट कर सकता हूँ, एंड इस तरीके से आप कॉमा लगा लगा के मल्टीपल वैल्यूज आप एक बार में लिख सकते हैं, और वो अलग अलग रोज में अपने आप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स से अरुण, और इनको भेज देते हैं पुणे भेज देते हैं, एंड मैं कोड चेंज कर रहा हूँ, TP 156 कर दिया, और इनका कर दिया मैंने T996 कर देते हैं, और ये नाम राधिका, सिटी कुछ भी और अहमदाबाद कर देते हैं। तो ये मैंने एक ही इंसर्ट करी में 2 रोज की वैल्यूज लिखी हैं, तो अपने आप 2 वैल्यू जो है 2 रोज जो है वो इंसर्ट हो जाएंगी। मैंने किया गो यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 रोज इंसर्ट हो गई हैं। अगर हम फिर से ब्राउज करें अपना, तो टेबल पे आप पूरी की पूरी सारी वैल्यूज एक साथ देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। अजय के बाद सीधा 2 रोज इंसर्ट हो गई हैं, और वो भी एक ही SQL वाली कमांड में। तो इस तरीके से आपने इंसर्ट सीख लिया, अपडेट सीख लिया, डिलीट सीख लिया, सेलेक्ट सीख लिया। और प्रैक्टिस हमारी बाकी है, मैं नहीं कहूंगा कि MySQL सिर्फ इतना ही है, लेकिन बेसिक्स के लिए अभी इतना ही काफी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरीके से इसको PHP में यूज करना है। सो सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।